Fine. So tell me one thing, guys. Uh, let's say अगर हम एग्जामिनेशन सिस्टम से, सॉरी, एजुकेशन सिस्टम से एग्जाम्स को हटा दें, क्या होगा? सर एक मतलब सर असेसमेंट के लिए मतलब कोई प्रोसेस नहीं रहेगा ये जानने के लिए कि कितना पढ़ा है स्टूडेंट्स ने। Okay. Anything else? Sir, I had a doubt. Sir, there's a topic in the book, the learner's learning styles. So we'll do that, right? No, that's out of syllabus. Okay, sir. Yeah. Coming back to, अगर हम एग्जाम्स हटा दें एजुकेशन सिस्टम से तो क्या होगा? सर अगर हम एग्जाम्स हटा दे तो लाइक जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी, बट हमें नहीं पता चलेगा कि कितना अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक का। ओके, असेसमेंट इज वन, और असेसमेंट के अलावा There are possibilities कि बच्चे पढ़ाई छोड़ ही दे, they won't study at all. देयर आर पॉसिबिलिटीज कि बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली। और बस एग्जाम की इतनी इंपॉर्टेंस है जीवन में? सोचो सोचो सोचो। तो बेसिकली अगर हम देखें दो चीजें, पहला, एग्जाम का जो है, जो रीजन है, वो या तो लर्निंग है और दूसरा उस लर्निंग का असेसमेंट है। अगर असेसमेंट ही नहीं होगा तो देयर आर हाई चांसेस कि हम पढ़ना बंद कर देंगे। वी नो, हम अपनी क्लास में अगर देखेंगे तो हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जाम्स होते हैं। अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। है ऐसा? देख, नोट किया आप लोगों ने कभी क्लास में? यस सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आप। नाउ ये हो क्या रहा है, द एग्जाम इज एक्चुअली गिविंग देम अ रीजन टू स्टडी। ठीक, अब उसका बेनिफिट जो है वो हमें अभी तुरंत नहीं दिखता। उसका बेनिफिट हमें 10 साल बाद समझ में आएगा, 20 साल बाद समझ में आएगा कि यार उस वक्त में हमने ये पढ़ाई की थी और लगातार पढ़ाई करी थी, एग्जाम का प्रेशर झेला था। वो सारी चीजें आज से 10-15 साल 20 साल बाद आपको समझ में आएंगी कि हाँ यार वो चीजें बहुत जरूरी थी, बट आज समझ में शायद ना आए। अगर हमने एग्जामिनेशन हटा दिया अगर सिस्टम से, तो बच्चा बहुत लीनियंट हो जाएगा। हमने ये चीज कोविड पीरियड में देखा है कि जैसे ही ऑफलाइन एग्जाम्स को हटाकर ऑनलाइन एग्जाम कर दिया गया, कितने बच्चे पढ़ते थे। एंड नाउ जब उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो अब उनको ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, यार ये तो 9th का टॉपिक था, या 9th में पढ़ा होता तो ये चीज मुझे ज्यादा बेटर समझ में आती है। अभी सर पिछले 2 साल कुछ पढ़ा ही नहीं, अब तो कुछ समझ ही नहीं आता। किया है नोटिस अपन ने, सबने? यस सर। तो बेसिकली हम पढ़ते इसलिए हैं, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, और एग्जामिनेशन एक्ट्स एज अ मोटिवेशन बिहाइंड इट। सो हर तरीके की लर्निंग के पीछे एक मोटिवेशन होता है। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हमारी लर्निंग उस लेवल पर उतनी नहीं हो पाएगी जितनी मोटिवेशन के साथ होती है। अब वो लर्निंग कुछ भी हो सकती है। अब अगर आपने स्कूटी चलाना सीख रहे हो आप, तो देयर हैज टू बी अ मोटिवेशन बिहाइंड इट। या दोस्तों के साथ घूमने का भी जाना होता है तो कैसे जाएंगे, पापा तो नहीं लेके जा सकते ना आप हर जगह पे। तो अगर दोस्तों के साथ घूमना ही मेरा मोटिवेशन है तो उसके लिए खुद गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा ना, एक मोटिवेशन है। कुकिंग सीख रहे हो तो उसके पीछे एक मोटिवेशन होगा, पढ़ाई कर रहे हो उसके पीछे एक मोटिवेशन होगा। तो कोई भी लर्निंग जो है वो हम तभी करते हैं जब उसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव हो, एक मोटिवेशन हो कि हाँ ये सीख के मुझे ये फायदा होगा। अगर वो फायदा नहीं पता मुझे तो मैं सीखने की कोशिश भी नहीं करूंगी या करूंगा। ठीक, आया समझ में? याद है? यस सर।
So it is a mental as well as a physiological state which arouses an organism to act for fulfilling the current need. तो मेरी जो अभी नीड है उस नीड को पूरी करने के लिए मेरी मेंटल और फिजियोलॉजिकल स्टेट को एक्टिव करता है मोटिवेशन। तो सुबह उठना है मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने सीखने जाना है। हम पहले नहीं उठते थे, बट ये जो मैंने सीख, या मान लो आपको सिंगिंग में बहुत या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद है, बट आपकी कोचिंग वाले ने बोल दिया, जिससे आप सीखना चाहते हो उसने बोल दिया कि सुबह 5 बजे आओगे तभी सिखाऊंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो और आपका वो मोटिवेशन है कि यार ये चीज तो सीखना है, तो आप उठोगे सुबह 5 बजे, आपकी अपने आप नींद खुलेगी, आप खुद ही जाओगे सीखने के लिए। बट अगर आपका मोटिवेशन नहीं है और आपको पुश किया जा रहा है कि जाओ 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 और सुबह 5 बजे उठ के जाओ, उठोगे? सर। ठीक है। तो जितने भी लोग सुबह उठ के जिम जाते हैं उनके पीछे एक मोटिवेशन होता है जो उनको बेड से उतारता है नीचे। अगर मोटिवेशन नहीं है तो लर्निंग नहीं हो पाती है। तो कई बार स्कूल में टीचर्स आपको पुश करते हैं। ठीक। अब ये दो तरीके की मोटिवेशन होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है कि यार मुझे सीखना है, अरे मेरा बहुत मन है ये चीज सीखने का, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, मेरा बहुत मन है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज मुझे सीखनी है यार। सुबह मुझे एक्सरसाइज करना है, मेरे अंदर से है ये, मुझे फील होता है कि ऐसा करना चाहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से मोटिवेशन आता है। ठीक है। यहाँ क्या है, बिकॉज यू एंजॉय देम, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जहां पर आपको पुश किया जाता है, धकेला जाता है, आपको अलग से बाहर से मोटिवेट किया जाता है। तो मम्मी पापा, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, जब आपको ये लोग पुश करते हैं किसी चीज के लिए, कोई लर्निंग के लिए, तो उस मोटिवेशन को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो द मीन्स फॉर अटेनिंग सम अदर गोल, कोई और गोल है आपका। फॉर एग्जाम्पल किसी का गोल है डिफेंस में जाना। अब डिफेंस में जाना मेरा गोल है, पर उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो मुझे फिजिकल फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, तब मैं डिफेंस में जा सकता हूँ। मुझे आईआईटी जाना है, उसके लिए मुझे JEE क्रॉस करना पड़ेगा, तब मैं आईआईटी जा सकता हूँ। तो मेरा कोई और गोल है, उस गोल के लिए मुझे अभी काम करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से दिया हुआ मोटिवेशन है। गोल कुछ और है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, जहां पहुंचना उसको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो ये भी करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। या जब बाहर से कोई आपको पुश करता है उस पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए या करने के लिए, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट इज, जब भी हम सीखना चाहते हैं कुछ चीज, तो हर व्यक्ति हर चीज सीख पाए, क्या ये जरूरी है? नो सर। जो चीज हम सीख सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या वो सेम चीज जानवर भी सीख सकते हैं? नो सर। जो चीज कुत्ते सीख सकते हैं बहुत जल्दी, क्या वो इंसान सीख सकता है बहुत जल्दी? नो सर। Right? So there is a scale. Let's assume this. So scale के एक तरफ लिखा हुआ है preparedness. ठीक, मतलब कि हमारी फिजिकल बॉडी, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, जेनेटिक स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर चीजों को सीखने के लिए प्रिपेयर्ड है पहले से, ये चीजें हम सीख सकते हैं। ठीक। उस स्केल की दूसरी साइड में है कि ये चीजें हैं जो हम नहीं सीख सकते, हम कुछ भी कर ले हम ये चीजें नहीं सीख सकते। ठीक, समझ में आया डिफरेंस? एक चीज जिसमें हमारी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो हमको सपोर्ट करती है सीखने के लिए, दूसरा हमारी स्ट्रक्चर जो है वो हमको सपोर्ट नहीं करता सीखने के लिए। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वेल की स्पीड में नहीं तैर सकते। तैर सकते हो? नो सर। और वेल कितनी भी कोशिश कर ले आपकी स्पीड पे रोड पे नहीं दौड़ सकता, या दौड़ ही नहीं सकता। क्या हो रहा है, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है रोड पे दौड़ने के लिए, वेल की बॉडी प्रिपेयर्ड है पानी में तैरने के लिए, और हम उतनी तेज तैरने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है हमारी बॉडी, तो हम नहीं कर सकते। हम कितनी भी कोशिश कर ले हम उतना तेज तैरना नहीं सीख सकते।
ठीक है, तो एक स्केल में एक तरफ है प्रिपेयर्डनेस कि हमारी बॉडी फिजिकल और मेंटल स्टेट कितना प्रिपेयर्ड है किसी चीज को सीखने के लिए, दूसरी तरफ है कितना प्रिपेयर्ड कितना नहीं प्रिपेयर्ड। अब बीच में आता है न्यूट्रल कि अगर आप कोशिश करोगे तो आप सीख सीख पाओगे चीजों को, अगर नहीं कोशिश करोगे तो नहीं सीख पाओगे। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। तो आपको सीखने में मुश्किल होगा, बट अगर मुश्किल को क्रॉस करोगे तो सीख जाओगे, ये न्यूट्रल वाला स्टेट। तो दिस इज प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग कि हमारी बॉडी कितनी प्रिपेयर्ड है सीखने के लिए। नाउ कमिंग टू द अनदर टॉप, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एलन, जिया? सर एक बार नॉन प्रिपेयर्डनेस दोबारा नॉन प्रिपेयर्डनेस का मतलब कि बहुत सारे स्पीसीज कुछ सारी चीजें सीखने के लिए तैयार नहीं होते, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका मेंटल स्ट्रक्चर, उनका इमोशनल स्ट्रक्चर उनको सपोर्ट ही नहीं करता है कि हम वो चीज सीख सकें। ठीक है, तो ऐसा ऐसा अगर आप बोलो कि आपकी फिजिकल बॉडी तैयार ही नहीं है कि आप उड़ सको, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो सीखने की उड़ना, उड़ सकते क्या आप? नो सर। ठीक, भले आप सोचोगे कि पंख लगाएंगे तो उड़ जाएंगे, आप पंख लगा के ऐसे ऐसे कर लो, उड़ पाओगे? नो सर। नहीं उड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल बॉडी उतना प्रिपेयर्ड नहीं है उस फ्लाइंग सीखने के लिए। यस सर। दैट इज अनप्रिपेयर्डनेस। तो बॉडी हमारी फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड नहीं है। मेंटल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें ही याद रह सकती है। ठीक, तो हमारी मेमोरी मान लो इतनी सी है, वेल की मेमोरी इतनी बड़ी है, तो हमें 4 दिन बाद की बातें याद करने में मुश्किल होता है, वेल को 500 दिन पुरानी बातें भी याद करना मुश्किल नहीं होता है। अब आप सोचोगे कि मैं भी वैसा बना लूं, तो हो सकता है हमारी बॉडी वैसी प्रिपेयर्ड ही ना हो, बनी ही ना हो उस तरीके की जो वेल की बनी है। या अगर आप अपने आप को नागिन समझते हो, इच्छाधारी नागिन, तो आपकी आंखों में फोटो कैप्चर हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो जिन्होंने कई साल पहले कोई इमेज देखी होती है, किसी व्यक्ति को देखा होता है और उसकी हूबहू पेंटिंग बना लेते हैं। फिर कुछ हमारे जैसे होते हैं जो कल देखे रहते हैं किसी को या मिले रहते हैं, बात किए रहते हैं, उसका नाम पूछे रहते हैं और आज भूल जाते हैं। फिर पूछना पड़ता है भाई नाम क्या तेरा? ठीक, तो उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड है, मेरी बॉडी उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है चीजों को याद रखने के लिए। तो यहाँ पर न्यूट्रल वाला स्टेज भी आ सकता है कि अगर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उतनी सीखने में, सेम स्टोरी को, सेम एजुकेशन को या सेम कोर्स कंटेंट को पढ़ने या सीखने में आपको हो सकता है कि कम एफर्ट डालना पड़ता हो, एलन को ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता हो। तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्डनेस साइड में है थोड़ी सी कि प्रिपेयर्ड है पहले से मेरा दिमाग ज्यादा तेज चलता है, चीजें ज्यादा स्टोर करके रख पाता है, अगले का नहीं रख पाता है। तो दिस इज प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। अब इसी कॉन्सेप्ट को जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम इसी कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब स्कूल में टीचर ये बोलता है कि भैया तुम सबके नंबर बराबर आने चाहिए। बोलते हैं कि हमारी क्लास में 40 लोग हैं, 40 में से 40 के 100 में से 100 आने चाहिए। पर ऐसा होता क्या? नो सर। क्यों नहीं होता? सर बिकॉज everybody has their own capabilities. एवरीवन हैज देयर ओन कैपेबिलिटीज। अब ये कैपेबिलिटीज दो तरीके की, एक होती है स्किल और एक होता है विल। ठीक है, तो किसी की सीखने की इच्छा ही नहीं है, उसकी विल ही नहीं है सीखने की, या कोई व्यक्ति सीखना और पढ़ना चाहता है, बहुत कोशिश भी कर रहा है बट उससे नहीं हो पा रहा। सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ पढ़ने की, समझने की, पर मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ चीजें। या मैं घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी मैंने इसकी, सब कुछ बन गया था, बट एग्जाम हॉल में मैं जैसे बैठ के लिखना चालू किया तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और दूसरा, जिसने बोला यार मैंने 2 बार पढ़ा था, एक बार पढ़ा था, हो गया मेरा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा है कि मुझे एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इस तरीके की जो भी चीजें होती है बहुत इजीली बन जाती है मुझसे, बिना एफर्ट डाले मुझसे बन जाती है चीजें। ठीक, वहीं पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत आता है व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रिहेंशन।
पढ़ के चीजों को समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है कई बार, हमेशा नहीं आती बट कई बार आती है, ठीक। सो दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज नोन एज लर्निंग डिसएबिलिटीज। हर व्यक्ति का दिमाग एक तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है, यहां तक आ समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बी लर्निंग, यस सर। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है ना वो अलग अलग तरीके की होती है। किसी का सेंसरी इंपेयरमेंट, सेंसरी इंपेयरमेंट मतलब कि जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो मुझे सुनाई बहुत अच्छे से नहीं देता तो मेरी लर्निंग खराब होगी, डिसेबिलिटी होगी। मुझे दिखाई नहीं देती तो डिसेबिलिटी होगी। मुझे चीजें स्मेल नहीं आती किसी चीज की तो मैं स्मेल वाली चीजों में डिसेबिलिटीज होगी। तो सेंसरी इंपेयरमेंट मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को देते हैं वो खराब हो या उसमें प्रॉब्लम्स है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पढ़ा है हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चैप्टर 1 में पढ़ा है? यस और नो? Sir, don't remember. चलो कोई नहीं, क्लास 12 में पढ़ लेना चैप्टर 1, क्लास 12 चैप्टर 1 में पढ़ लेना, ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है कि हर व्यक्ति का आईक्यू जो है वो अलग अलग होता है। आईक्यू पता है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन सुना है ना वर्ड आईक्यू? Yes, sir. सो हर व्यक्ति का आईक्यू अलग अलग होता है। रेंज होता है आईक्यू का 0 से लेकर 200 तक, जिसमें नॉर्मल होता है 90 से लेकर 110 तक। 110 से ऊपर जिसका आईक्यू होता है वो ज्यादा होशियार होता है, 90 से कम जिसका होता है वो थोड़ा सा कम होशियार होता है। फिर उसके सेक्शंस होते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कर्व, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं वो 90 से लेकर 110 आईक्यू के बीच के होते हैं। इससे जो ऊपर है वो सुपर इंटेलिजेंट, इससे जो नीचे है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल। तो उसका आईक्यू ही कम है जिस बंदों जिन बच्चों का, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केस में आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको चीजें या तो समझ में नहीं आती हैं, या तो वो पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, या तो उनकी मेमोरी में नहीं जा पाता है, या तो वो बार बार पढ़ते रहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता है। मतलब उनकी मेमोरी जो है या उनका जो दिमाग है वो उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ठीक से। कितने लोगों ने तारे जमीन पर देखी है? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज अ केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब जिस बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है उसको भी हम बोलेंगे कि तुम्हारे 90% आने चाहिए और नहीं आएंगे तो फिर हम तुम्हारी क्लास लगा देंगे, ये तो उसकी गलती नहीं है ना। इट इज लाइक कि किसी को बुखार हो गया और हम उसको ब्लेम कर रहे हैं कि तेरे को बुखार हो गया तो तू नाटक कर रहा है। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो कई बार टीचर बोलते हैं अरे तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, तुमको नाटक करते हो, तुमको पढ़ना नहीं होता। प्रॉब्लम स्किल की होती है, स्किल मतलब प्रॉब्लम होती है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की, और उसको टीचर्स जो है उसको विल पे डाल देते हैं कि तुम्हारी मर्जी ही नहीं है पढ़ने की। और बाद में फिर वो बच्चा जो है धीरे धीरे वो बोलने लगता है कि ठीक है यार, जब जब तुमको यही लगता है तो यही सही, जाओ नहीं पढ़ूंगा, जो करना है कर लो, ठीक। ये लर्निंग डिसेबिलिटी सोशल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है, उसकी फैमिली खराब है, फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, फाइनेंशियल में दिक्कत है, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली है, तो फाइनेंशियली भी दिक्कत है घर में इतनी ज्यादा कि उस बच्चे को बेसिक एजुकेशन मिलना मुश्किल हो रहा है, उसको चीजें नहीं मिल पा रही है, उसको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, घर में ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का। कल्चरल बिलीव्स का कल्चर ये बोलते हैं कि भैया ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, ये सीखना है और ये नहीं सीखना है। जैसे आज ही मैं सुन रहा था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में ऐसा बोला जाता है कि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे किसी भी कंपटीशन में जिसमें आपको एक फीस देनी होती है और उसमें आप अगर जीत गए तो आपको उसमें इनाम मिलता है। आपको ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए ऐसे कंपटीशन में, ये कल्चरल बिलीफ है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो विद एन इंटेंशन टू गेट एन अवार्ड इन रिटर्न, तो ये इसका मतलब है कि एक लालच के कारण आप पार्टिसिपेट कर। कोई भी चीज जहां पर लालच पार्टिसिपेशन में आ जाता है वो चीज अपने को नहीं करनी है एज पर आवर कल्चर। बहुत नया था मेरे लिए भी, ठीक है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस,
बहुत सारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जैसे मान लो आपने सुना होगा कि हम जब बच्चे थे तो हम नदी पार करके पढ़ने जाते थे, यस सर। तो वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं। इसी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में फॉर एग्जांपल आप रहते हो मेट्रो सिटी में, आपके पास बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, वेरएस जो गांव में रहते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, टीचर्स अच्छे नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो उतना ही पढ़ पा रहे हैं जितना रिसोर्स उनको मिल रहा है, जैसे टीचर्स मिल रहे हैं। ठीक, तो ये सारी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं जहां पर जब हम कोई चीज पढ़ना या सीखना चाहते हैं जिसके कारण से हम नहीं पढ़ या नहीं सीख पा रहे। ठीक, इसी के साथ डिसेबिलिटी जो है वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स भी होता है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके कारण से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है या सीख नहीं पा रहा है। जैसे एक्विजिशन ऑफ लर्निंग, उसको चीजें नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए, पढ़ रहा है पर समझ नहीं पा रहा है। रीडिंग में दिक्कत हो रही है, राइटिंग में दिक्कत हो रही है, बी को सी लिख रहा है, सी को डी लिख रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखना है। बोलने में दिक्कत हो रही है, वो बच्चा बोलना कुछ और चाहता है, वो बोल कुछ और जाता है, या उसकी वर्ड्स जो हैं वो अटक रहे हैं बीच में, या वो उसके आ रहा है पर वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसकी गलती तो नहीं है, अब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट नहीं करता, उसका दिमाग जो है उसमें आइडियाज का फ्रीक्वेंट फ्लो नहीं होता, तो वो तुरंत तुरंत चीजें सोच नहीं पाता। सोशल एनवायरनमेंट में कब कहाँ किसके सामने कैसे बातें करनी है उसको नहीं समझ में आता, वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है बच्चा। अब इसमें दोनों चीजें होती हैं, या तो फिजिकली उसके साथ दिक्कत है या तो उसको ऐसा माहौल ही नहीं मिला है वो चीजें सीखने का, इस कारण से भी होता है। ठीक? जो बच्चे बहुत अपने अपने में रहते हैं या बहुत ज्यादा बदमाशी में रहते हैं, इसलिए अगर आप देखोगे तो जो बैक बेंचर्स होते हैं उन्हें बात करने की स्किल बहुत अच्छी होती है उनकी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना झेलते हैं चीजों को, प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, क्योंकि पढ़ते भी खुद ही है प्रॉब्लम में, तो फिर झेलना भी पड़ता है खुद ही। फिर टीचर्स की डांट झेलनी पड़ती है, घर वालों की झेलनी पड़ती है, दोस्तों को अलग अलग प्रॉब्लम से बाहर निकालना होता है, तो वो चीजें ना बहुत सारी सीख जाते हैं उस कंडीशन पे। वेरस जो सिर्फ पढ़ाई में रह जाता है उसके साथ दिक्कत ये होती है कि उसको सिर्फ एजुकेशन आता है, बातें करना नहीं आता, चीजों को प्रेजेंट करना नहीं आ पाता, कई बार बातों को मैनिपुलेट करना नहीं आ पाता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने अपनी आइडिया दूं तो मेरे हिसाब से बच्चे को बातें करना ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। पढ़ाई इज जस्ट अ सेक्शन ऑफ लर्निंग। तो जिसको बातें करना आ जाता है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो भी वो निकाल लेता है बातें, तो भी वो एक अच्छा करियर बना लेता है। जिसको बातें करना नहीं आता और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है फिर भी उसका जो करियर है वो बहुत मीडियोकर होकर रह जाता है। ठीक, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एक्टिविटीज, अब वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको मैथ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ही कमजोर है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पढ़ा था एप्टीट्यूड। सर वो डायरेक्ट के एग्जांपल्स कर रहे थे। एप्टीट्यूड में पढ़ा था ना, कहीं पर कहीं तो पढ़ा था एप्टीट्यूड यार अपने को। अच्छा, वो भी 12th में ही है, चलो ठीक। तो हमारा दिमाग जो होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग एप्टीट्यूड्स के सेक्शंस होते हैं, हर किसी का बराबर एप्टीट्यूड होना जरूरी नहीं है। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का साइंस अच्छा हो सकता है, किसी का पेंटिंग अच्छा हो सकता है, किसी को स्पेस बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यार यहाँ पे ऐसा कर देंगे, यहाँ पर ऐसा कर देंगे, ये इतना फिट है, ये इतना वो है। ये सारी चीजें उनको समझ में आती है, कई लोगों को नहीं समझ में आती है। तो ये एप्टीट्यूड समझना कि मेरे क्या क्या पॉजिटिव एप्टीट्यूड्स हैं, अच्छी एप्टीट्यूड्स क्या क्या है मेरे पास, और क्या क्या चीजें मेरे से उतने अच्छे से नहीं हो पाता, ये समझ पाना और उसके हिसाब से एक्ट कर पाना अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। गॉट इट? यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। सर व्हाट इज हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस वर्ड का मतलब समझाओ, कौन बताएगा? होमोजीनियस सुना है ये वर्ड, होमोजीनियस वर्ड? सर सेम और या सिमिलर कंटेंट, तो सेम और सिमिलर फीचर अगर होता है तो वो होमोजीनियस होता है, एक जैसा, कांस्टेंट। तो जब अपन कोई यूनिफॉर्म बोल सकते हो आप, जैसे अगर मान लो आपने कोई ड्राइंग देखी, ठीक है, जो कि सेम पैटर्न बना हुआ है, जैसे साड़ियों में होता है ना पल्ला, सेम पैटर्न होता है पूरा,
वो होमोजेनियस स्ट्रक्चर है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। और अगर पल्ले में हर बार कुछ नया 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 अलग अलग है तो ये हेट्रोजीनियस है, अलग अलग चीजें। ओके सर। ठीक, अब कुछ सिम्टम्स समझते हैं हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के। सिम्टम्स कैसे? अब ये समझ लो वो सारी चीजें जो आप कर पा रहे हो, एक बच्चा ऐसा है जो नहीं कर पाता वो चीज़। हमने तो प्रैक्टिकली देखा है ऐसे बच्चों को जो जिसको पढ़े उसको आता सब कुछ है बट वो पढ़ नहीं पाता। अगर आप उसको पढ़ के बता दोगे कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो वो आपको जवाब दे देगा, बट वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसके लिए वर्ड्स जो है ऐसे ना जम्बल आउट हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि ये लिखा क्या है। और जब आप उससे नॉलेज पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि हाँ ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है। बट जब पढ़ने बोलोगे तो पढ़ नहीं पाएगा बच्चा। ठीक, पता है ऐसा केस देखा है कभी किसी ने? आपने देखा है कभी इस तरीके के बच्चों को? इस केस को बोलते हैं ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास 12th में पढ़ोगे आप। ठीक, नाउ एक बच्चा है जिसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, बी को सी लिखे, बी को डी लिखेगा, पी को क्यू लिखेगा, उसको उसको याद ही नहीं रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो डिफरेंस क्या है, उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो राइटिंग लेटर्स लिखने में प्रॉब्लम, वर्ड्स और फ्रेजेस लिखने में प्रॉब्लम, शब्द हमेशा गलत लिखता बच्चा, वर्ड्स हमेशा गलत लिखेगा, उसका मतलब कुछ और ही लिख देगा, उसको लिखना कुछ और था पर वो लिखेगा तो उस वर्ड का मतलब कुछ और ही निकलेगा। पढ़ने में दिक्कत होती है, टेक्स्ट पढ़ने में उन बच्चों को दिक्कतें होती हैं। इसके बाद एक सिम्टम होता है एडीएचडी। एडीएचडी पता है? सर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ब्यूटीफुल, अटेंशनल डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अटेंशनल डेफिसिट का मतलब होता है जहां पर बच्चा कोशिश करता है बट उसका अटेंशन नहीं लग पाता, क्लास में अटेंटिव नहीं होता है बच्चा, वो कोशिश करता है पर उसका दिमाग ध्यान कहीं और ही चला जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, अटेंशन डेफिसिट होता है। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब कि ये बच्चे वो हैं जो क्लास में बहुत मस्ती करते हैं, जो बस भागते रहते हैं इधर से उधर, जिनको क्लास डिस्टर्ब करना होता है, वो एक जगह बैठ नहीं रह सकते शांत। ये वो बच्चे हैं जिनको क्लास में बार बार टीचर टोकता है कि यार तुम बड़ा डिस्टर्बेंस करते हो यार क्लास में। ये वो हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे हैं। ठीक, तो इनके दिमाग में कैसे काम चल रहा है देखो, दिमाग कैसे चल रहा है। दिमाग में हमने बात किया कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जिस तरीके से फ्लो होंगे उसका थॉट प्रोसेस उस तरीके से फ्लो होगा। हाइपर एक्टिविटी में बहुत तेज होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, तो उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं कि वो चाह कर भी शांत रह नहीं पाता। अटेंशन डेफिसिट में वो चल ही नहीं रही है, बहुत स्लो चल रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, तो क्या होगा, उसका ध्यान ही नहीं रखेगा, कोशिश करेगा तो भी उसका ध्यान नहीं लग पाएगा, वो कम हो जाता है, एक तरफ फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, एक तरफ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। अब जनरली टीचर्स क्या बोलेंगे कि तुम जानबूझ के करते हो, तो आपको समझना एज अ टीचर आपने समझना होता है कि अच्छा ये हाइपर एक्टिविटी का केस है, तो उनको डील करने के तरीके अलग होते हैं, अटेंशन डेफिसिट वाले को डील करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, पुअर स्पेस ओरिएंटेशन एंड इनएडुकेट सेंस ऑफ टाइम, कंफ्यूजन इन डायरेक्शन, ये भी एक केस होता है बच्चों के। जैसे ये सेम केस आपने उसमें देखा है, इसमें तारे जमीन पर, उसको बॉल फेंक के उसको कैच दिया, वो कैच पकड़ ही नहीं पा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितनी स्पीड से बॉल उसकी तरफ आ रही है। कंफ्यूजन इन डायरेक्शन की, राइट को लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट को राइट बोलते हैं, वो आप बोलोगे कि लेफ्ट मोड़ना है तो वो राइट मुड़ जाएगा। और कई बार आपने उसको ये बात बता दी, चप्पलें उल्टी पहनते हैं बच्चे, आपने कई बार उसको ये समझा दिया है कि यार ये राइट पैर का चप्पल है, ये लेफ्ट पैर का चप्पल है, और फिर भी जब वो अगली बार पहनेगा तो उल्टे पहनेगा। ठीक, ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के। पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी। मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब हैंड आई मूवमेंट पुअर हो जाता है। ठीक है, पेंसिल शार्प करने में मुश्किल होती है, बैलेंस, बॉडी का बैलेंस जो है वो उसमें मुश्किल होती है, डोर नॉब को खोलना बंद करने में प्रॉब्लम होती है कि ये खुलेगा कैसे, बंद कैसे होगा, चाबी खुलेगी इधर की इधर खुलेगी, बंद इधर होगा या इधर होगा। और ये बार बार सिखाने के बाद भी जब बच्चा नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, बाइसाइकिल चलाना कई बच्चे सालों तक नहीं सीख पाते, बार बार आप उनको बताते हो कि ये चीजें करनी है, अगली बार वो फिर उसके दिमाग से उतर जाता है,
तो फिर कोशिश करता है, फिर वही गलतियां करता है। तो सेम गलती जब बार बार सिखाने के बाद भी चीजों को, अगर कोई व्यक्ति सेम मिस्टेक्स बार बार कर रहा है, इसका मतलब देयर इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक, कुछ टाइम 10-15%, 20% ये जानबूझ के करते हैं बच्चे, सिर्फ 10-15-20%। बाकी 80%, 85% प्रॉब्लम होती है। तो जब बच्चे परेशान हो जाते हैं ना कि उनको बार बार ब्लेम किया जा रहा है कि तुम जानबूझ के नहीं करते हो, जानबूझ के नहीं करते हो, तब ये बच्चा बोलता है कि जा बाहर, मैं नहीं करूंगा। अब वो उस पर ले लेता है दिल पे बात। ठीक, बट ऑन 80% नोट, देयर इज अ लर्निंग डिसेबिलिटीज। फेल टू अंडरस्टैंड द ओरल डायरेक्शन फॉर डूइंग थिंग्स। इसको ऐसे करना है, आपने उसको समझाया, बोला, उसने कुछ उल्टा ही कर दिया। आपने बोला ग्लास लेकर आओ, वो अगला कप लेकर आ गया। आपने उसको कई बार जबकि समझा चुके हो आप पहले ही कि बेटा ये ग्लास नहीं है, ये कप है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि अच्छा ये कप, इसको कप बोलते हैं। आपने कहीं जाने के लिए बोला, कुछ लाने के लिए बोला, कोई काम बोला, आपने ओरल डायरेक्शंस उसको कुछ बोल के बताया, तो वो उसको समझने में प्रॉब्लम होगी कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी का केस है। फिर मिसपरसेप्शन के केसेस होते हैं। परसेप्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में, बट अभी समझ लो कि मिसपरसेप्शन का मतलब कि मुझे चीजें जो दिख रही है वैसी नहीं है, वैसी सही दिख नहीं रही है, सही सुनाई नहीं दे रही है, सही चीजें मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चीज चीज जो है वो मखमल की है और मुझे कांटे जैसी लग रही है, चुभ रही है मुझे। वो परसेप्शन गलत कर रहा है बच्चा। एंड लास्ट इज डिसलेक्सिक। ये डिसलेक्सिक का केस अपन ने देखा है तारे जमीन पर। डिसलेक्सिक के केस में होता है कि बच्चे को लेटर्स समझ में नहीं आते हैं, वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं। बी को डी लिखना, पी को क्यू लिखना, पी को 9 लिखना, वॉस को सॉस पढ़ना, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ना। मतलब वो वर्ड्स जो है ना, वो लेटर्स जो है वो जम्बल अप हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या लिखा। दैट इज डिसलेक्सिक। ठीक, जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है वो ऑटिज्म का केस है। जब वो पढ़ पा रहा है बट गलत पढ़ पा रहा है, ये डिसलेक्सिक का केस है। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जहां से हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये बच्चे को कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है। एंड हियर कम्स एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को समझते हैं और उनके हिसाब से स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं कि इस पर्टिकुलर बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो इसको सिखाने का ये तरीका होना चाहिए। ये वाला काम जो करते हैं वो होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो एजुकेशन से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. So this ends chapter number 6, learning. किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है, या फिर हम याददाश्त पे चले अपने? सर एप्लीकेशन भी नहीं है? नहीं। ओके सर। पढ़ लो एक बार, ऐसे ओवर थ्रू कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा समझ में ही आएगी चीजें, बट सिलेबस ओके। में नहीं। सिलेबस देखा आप लोगों ने किसी ने? सर सिलेबस वैसे देखा बट उसके अंदर का कैसे वो नहीं पता। सिलेबस है आपके पास? सर सीबीएसई की साइट पे जो है वही है। सीबीएसई की साइट पे तो है, आपके पास है? नो सर। एक मिनट, ये हमने भेज दिया ग्रुप में सिलेबस। इस सिलेबस को एक बार आप चेक कर लो, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि क्या चीजें कोर्स में है और क्या चीजें नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, सो दिस एंड्स चैप्टर नंबर 6. Now we'll do is we'll just stop this recording.